अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नज़ीर और आप देख रहे हैं लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्वेश्चन नंबर 1 इज परफॉर्म द टेम्परेचर कन्वर्जन। ए पार्ट मैंने लिखा है, दूसरा अगले सेक्शन में हम सॉल्व करेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस इन द बॉडी, इसको हमें कन्वर्ट करना है। The surface temperature of the human body is 7 degrees C below the internal temperature. Express this temperature difference in Kelvin scale and Fahrenheit scale. ह्यूमन बॉडी का एक इंटरनल टेम्परेचर होता है और दूसरा उसके सरफेस का एक्सटर्नल टेम्परेचर होता है। जाहिर बात है कि इंटरनल टेम्परेचर ज़्यादा होता है और एक्सटर्नल कम होता है। हमें नहीं इंटरनल टेम्परेचर के बारे में मालूम है और नहीं एक्सटर्नल के बारे में मालूम है, दोनों का हमें पता नहीं। लेकिन इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस हमें दिया गया है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। इसी डिफरेंस को हमें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट स्केल में भी इस डिफरेंस को कन्वर्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें दो तरह के कन्वर्जन करने होते हैं। नंबर 1, हमें वैल्यू दी गई होती है, जैसा इस तरह यहाँ पर है, टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू हमें दी गई होती है। उस टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू को हमें दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना होता है। दूसरा, हमें सिर्फ टेम्परेचर की वैल्यू दी गई होती है। उस टेम्परेचर की वैल्यू को हम एक स्केल से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। आज के इस क्वेश्चन में हम वो फ़र्क मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ए सेक्शन में हमें टेम्परेचर डिफरेंस को कन्वर्ट करना है एक स्केल से दूसरे स्केल में, और बी सेक्शन में हमें सिर्फ टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है एक स्केल से दूसरे स्केल में। नो, यहाँ पर अगर हम देखें टेम्परेचर डिफरेंस इन सेंटीग्रेड स्केल इज, मैंने इसको टी डिग्री सेंटीग्रेड से जाहिर किया, वो 7 सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर डिफरेंस को हमें केल्विन स्केल पर भी लिखना है और फ़ारेनहाइट में भी। तो केल्विन में मैंने इसको डेल टी ऑन केल्विन स्केल और डेल टी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, इसको मैंने जाहिर किया है। इसे हमें जाहिर करना है, कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ये अब देखें, ये तीनों टेम्परेचर स्केल्स मैंने आपके रफ स्केच बनाए हैं। सिर्फ रिवाइज करना चाहता हूं कि ये सेंटीग्रेड स्केल है, ये केल्विन स्केल है, ये फ़ारेनहाइट स्केल है। तीनों स्केल पर मैंने फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मार्क किए हैं। यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सी और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी। यहाँ पर 273 केल्विन, 373 केल्विन। यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये टॉपिक मैंने आपको डिटेल के साथ आपने देखा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। मेरा एक मकसद है, वो ये है कि अगर आप देखें यहाँ पर 100 इक्वल डिविजन्स है। 100 0 डिग्री सी से 100 डिग्री सी तक ये 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है सेंटीग्रेड स्केल को। यहाँ पर 273 से लेकर 373 की यहाँ पर भी 100 इक्वल डिविजन्स है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 220 डिग्री फ़ारेनहाइट तक 180 इक्वल डिविजन्स है। इनमें यहाँ पर फ़र्क पैदा होता है कि इन दोनों में तो 100 इक्वल डिविजन्स है, लेकिन यहाँ पर 180 डिविजन्स है, 100 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसका हर डिवीजन केल्विन के हर डिवीजन के बराबर है। सेंटीग्रेड का हर डिवीजन केल्विन के हर डिवीजन के बराबर है। लेकिन इन दोनों का एक एक डिवीजन फ़ारेनहाइट के एक डिवीजन के बराबर नहीं है, क्योंकि फ़ारेनहाइट में ज़्यादा डिविजन्स है। इनका एक डिवीजन इसके कितने के बराबर है, तो उसके लिए आप देखें 100 divisions 100 divisions on centigrade scale is equal to 100 divisions on Kelvin is equal to 180 divisions on Fahrenheit scale। इस तरह से है, इसका 100 डिविजन्स इसके 100 डिविजन्स के बराबर है और इन दोनों के 100 डिविजन्स इसके 180 डिविजन्स के बराबर है। अगर हम तीनों को 100 से डिवाइड करें, यहाँ पर भी 100 से, यहाँ पर भी 100 से, यहाँ पर भी 100 से डिवाइड करें, तो 1 डिवीजन ऑन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएंगे, डिवीजन 1 डिवीजन ऑन केल्विन। यहाँ पर अगर हम ये डिवीजन परफॉर्म करें तो 1.8 आता है, 1.8 डिविजन्स ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह का है, इसका हर डिवीजन इसके एक डिवीजन के बराबर है, लेकिन इसके 1.8 के बराबर है। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गई होगी। अब हम टेम्परेचर डिफरेंस को किस तरह कन्वर्ट करते हैं। हमें 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस बताया गया है।
इनिशियल और फाइनल मालूम नहीं कि 0 डिग्री सी से 7 डिग्री सी तक है, या 7 से 14 तक है, या 20 से 27 तक है, या 30 से 37 तक है, लेकिन हमें सिर्फ बताया गया है कि टेम्परेचर डिफरेंस 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये टेम्परेचर डिफरेंस इस पर कितने टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर होगा? तो मैंने आपको बताया कि इसके हर डिवीजन के बराबर होता है। इसी वजह से इसके अगर 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस है तो वो 7 केल्विन के बराबर है। तो हम इस तरह से लिखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑन सेंटीग्रेड स्केल। ये एक दूसरे के बराबर है। तो इसी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस ऑन केल्विन स्केल विल बी इक्वल टू 7 केल्विन। क्योंकि ये 7 डिग्री सी के बराबर है तो 7 केल्विन के बराबर होगा। हर डिग्री सी 1 केल्विन के चेंज ऑफ 1 डिग्री सी इज इक्वल टू चेंज ऑफ 1 केल्विन। लेकिन फ़ारेनहाइट में चेंज ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, डिफरेंस इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, दिस इज इक्वल टू डिग्री सी के बराबर नहीं। हम इसको 1.8 से ज़रब देते हैं, 1.8 से। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 1.8 केल्विन के बराबर है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो 2 मल्टीप्लाई बाई 1.8 3.6। 3 डिग्री सेंटीग्रेड 3 मल्टीप्लाई बाई 1.8 5.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो इसी वजह से ये हमने फार्मूले में 9.5 लिखा है। 9.5 फार्मूला आपने देखा होगा, टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 डिग्री सी। तो ये 9.5 असल में 1.8 है। अगर हम इनको डिवाइड कर दे तो 1.8 मैंने इस तरह से लिखा। तो आप देखें, टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट, चेंज इन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू डिग्री सी पर तो 7 है, मल्टीप्लाई बाई 1.8 से हम ज़रब देंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 12.6 अप्रॉक्सीमेटली डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। तो a temperature change of 7 degree C is equal to a temperature change of 12.6 degree Fahrenheit. A temperature change of 7 degree C is equal to 7 Kelvin on the Kelvin scale. तो एक इस तरह का हम कन्वर्जन करते हैं कि हम टेम्परेचर डिफरेंस को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। उसके लिए हम इस तरह के फार्मूले यूज करते हैं। एक हमें टेम्परेचर दिया गया होता है एक स्केल पर, हमें उस टेम्परेचर को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना होता है। नाउ पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज ब्लड स्टोरेज। ब्लड स्टोर्ड एट 4 डिग्री सी लास्ट फॉर अबाउट 3 वीक्स while at -160 degree C can last for 5 years. Express both temperature on Kelvin and Fahrenheit. अब आप देखिए यहाँ पर हमें टेम्परेचर डिफरेंस का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर टेम्परेचर दिए गए हैं 4 डिग्री सी सेंटीग्रेड स्केल पर और -160 डिग्री सी सेंटीग्रेड स्केल पर दो टेम्परेचर हमें दिए गए हैं। इन टेम्परेचर को हमें कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल पर और फ़ारेनहाइट स्केल पर। अब इसका तरीका उससे मुख्तलिफ है। अब देखिए 0 डिग्री सी 273 केल्विन के बराबर है, तो 1 डिग्री सी वो 273 प्लस 1 274 केल्विन के बराबर होगा। 2 डिग्री सी 273 प्लस 2 वो 275 केल्विन इसी तरह इसके बराबर होगा। अब हम ये फार्मूले यूज करेंगे, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड प्लस 273, वो फार्मूला हम यूज करेंगे। सो टेम्परेचर ऑन केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 और प्लस 273। सो टेम्परेचर ऑन केल्विन विल बी इक्वल टू 277 केल्विन। A temperature of 4 degree centigrade is equal to 277 केल्विन। इसी तरह अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में लिखना चाहे तो टेम्परेचर ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर हम 32 के साथ, चूंकि इसका 1 डिवीजन इसके 1.8 के बराबर है, तो यहाँ पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर 32 प्लस 1.8, सो 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह 2 डिग्री सी 32 प्लस 1.8 प्लस 1.8, इसी तरह से हम ऊपर जाएंगे। सो 32 के साथ हम वो इंटरवल जिसको मैंने दूसरे सेक्शन में 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर जाहिर किया था,
ये वही 1.8 वाला फैक्टर है जिसको हम फार्मूले 9.5 से लिखते हैं। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे 9.5 मल्टीप्लाई बाई 4, टी डिग्री सी की वैल्यू 4 प्लस 32, ये जब हम परफॉर्म करेंगे इसको हम ज़रब देंगे तो 7.2 आता है। 9 4 36 डिवाइड बाई 5 विल गिव 7.2 प्लस 32। इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पे यानी से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो फ़ारेनहाइट स्केल पे 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। अब ये अनदर टेम्परेचर -160 डिग्री सी, इसको भी कन्वर्ट करना है केल्विन में भी फ़ारेनहाइट में भी। तो वही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। टेम्परेचर अन केल्विन इज इक्वल टू टी डिग्री सी प्लस 273। यहाँ पर हम इसकी जगह टी डिग्री सी की जगह -160 लगाएंगे। तो -160 प्लस 273 इज इक्वल टू 113 केल्विन। इसी तरह इस फार्मूले में भी 9 डिवाइड बाई 5 टी डिग्री सी प्लस 32, यहाँ पर -160 हम लगाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर -32 आ जाएगा। -32 को 9 से ज़रब देंगे तो -288 और प्लस 32 तो -256 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये टेम्परेचर of -160 डिग्री सी इज इक्वल टू 113 केल्विन। अ टेम्परेचर of -160 डिग्री सी इज इक्वल टू -256 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमें अगर टेम्परेचर दिए गए हो तो हम इस तरह से कन्वर्जन करेंगे। हमें अगर चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस दिए गए हो तो हम उस ए वाले तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज consider a meter stick composed of platinum whose value of coefficient of linear thermal expansion alpha is equal to 8.8 × 10⁻⁶ × 10⁻⁻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 
1। प्लाटीनियम का 1 मीटर स्टेक है, 1 मीटर, उसका असल लेंथ 1 मीटर है। उसकी वैल्यू भी दी गई है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की। अगर हम इसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाते हैं तो इसके लेंथ में कितना इंक्रीज आएगा, कितना चेंज आएगा। हमने पढ़ा है कि चीज़ें हीट देने से एक्सपेंड होती है और टेम्परेचर घटाने से उनमें कंट्रैक्शन पैदा होती है। तो अगर हम 1 मीटर प्लैटिनियम स्टिक का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाते हैं तो इसमें कितना चेंज आएगा, इस चेंज को हम फाइंड आउट करेंगे। तो जो गिवन डेटा है उसमें ओरिजिनल लेंथ दिया गया है 1 मीटर, उसमें वैल्यू ऑफ अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू भी दी गई है और इसमें चेंज इन टेम्परेचर दिए। हमें इनिशियल और फाइनल की जरूरत नहीं, वो हमें नहीं दिए गए है, हमें चेंज इन टेम्परेचर दिया गया है और वो 1 केल्विन के बराबर है। ख्वा वो 273 से 274 केल्विन तक बढ़ा हो, ख्वा वो 300 से 301 केल्विन तक बढ़ा हो, लेकिन 1 केल्विन इसमें इंक्रीज आ रहा है। सो चेंज इन टेम्परेचर डेल टी इज इक्वल टू 1 केल्विन। चेंज इन लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, डेल एल। इतने टेम्परेचर से इसके लेंथ में कितना इंक्रीज आएगा टेम्परेचर के बढ़ाने से। सो इसके लिए जो इक्वेशन हम यूज करेंगे वो को याद है, डेल एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल टी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। उसका टॉपिक आप देखें, डेल एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल टी। डेल एल चेंज इन लेंथ है, ये ओरिजिनल लेंथ है, ये चेंज इन टेम्परेचर है और दिस इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। सिंपली हम वैल्यूज को पुट करेंगे, डेल एल will be equal to alpha, alpha is 8.8 multiplied by 10 power minus 6, L naught original length 1 meter, del T change in temperature 1 Kelvin। सो अगर हम इनको ज़रब दे दे तो वही वैल्यू आती है 8.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6, लेकिन ये हम चेंज इन लेंथ मालूम कर रहे हैं, सो इसके साथ हम मीटर लिखेंगे। सो दिस बाय दिस मच द लेंथ विल ऑफ द प्लैटिनियम स्टिक विल चेंज। अगर प्लैटिनियम का 1 मीटर स्टिक है और अगर हम उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाते हैं तो उसके लेंथ में इतना इंक्रीज आता है, बिकॉज दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द प्लैटिनियम स्टिक। So question number 3 is a railway line made up of iron about 1200 kilometer long and is laid at 25 degrees C. By how much will it contract in winter when the temperature falls to 15 degrees C? By how much will it expand in summer when the temperature rises to 40 degrees C? इंतहाई इजी क्वेश्चन है। रेलवे लाइन है, उसको 25 इनिशियली 25 डिग्री सी पर बिछाया गया, उसका लेंथ 1200 किलोमीटर है इस टेम्परेचर पर। अगर सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है टू 15 डिग्री सी तो इस रेलवे लाइन में कितना कंट्रैक्शन पैदा होगा। अगर गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है टू 40 डिग्री सी तो फिर इस रेलवे लाइन में जो 1200 किलोमीटर है इसमें कितना एक्सपेंशन पैदा होगा। तो
अब देखें ओरिजिनल लेंथ हमें दिया गया है 1200 किलोमीटर्स, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ का वो मीटर है, इसी वजह से हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1200 किलो, किलो मीन्स 1000, सो 1200 मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर। अब 1 2 3 4 5 6 डिजिट हमने इसको पॉइंट को इस तरह लाया, असल में इस स्टेप के बाद ये इस तरह बन जाता है 12 1 2 1 2 3, इस तरह पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पर। सो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6, सो 10 पावर 6 मीटर। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 मीटर्स। चेंज इन टेम्परेचर इन विंटर, दोनों के लिए अलग अलग चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है। विंटर में इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सी है T1, और फाइनल टेम्परेचर T2 वो 15 डिग्री सी है। तो चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, 15 डिग्री सी माइनस 25 डिग्री सी, इट विल गिव माइनस 10 डिग्री सी। चेंज इन टेम्परेचर इन समर, समर में इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सी है और फाइनल 40 डिग्री सी है। सो हेयर T2 माइनस T1 विल गिव 40 माइनस 25, द आंसर विल बी 15 डिग्री सी। यहाँ पर 15 डिग्री सी चेंज इन टेम्परेचर है। तो हमें जो वैल्यू ऑफ अल्फा बी दी गई है क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पर लिखी नहीं, लेकिन वो गिवन है 12 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 केल्विन पावर माइनस 1 आयरन का। यहाँ पर ये वैल्यू भी दी गई है। हमें क्या मालूम करना है? चेंज इन लेंथ इन विंटर। कंट्रैक्शन, असल में मेरे ये कंट्रैक्शन है, by how much will it cut the length contract, so the contraction in length in winter, इसको मैंने डेल L1 से जाहिर किया। इसी तरह चेंज इन लेंथ इन समर, जिसको मैंने डेल L2 से जाहिर किया। ये हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, by how much will it contract in winter and by how much will it expand in summer। तो दोनों वैल्यूज को हम आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें सोल्यूशन को, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक हम इस्तेमाल करेंगे। डेल L1 इज इक्वल टू अल्फा L0 डेल T1। अल्फा दोनों के लिए सेम है, L0 ओरिजिनल लेंथ भी सेम है। डेल L1 के लिए चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर अलग होगा, डेल L2 के लिए चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर अलग होगा, क्योंकि दोनों केसेस में विंटर में और समर में सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ओरिजिनल लेंथ भी वही है, अल्फा की वैल्यू भी वही है। सो डेल L1 will be equal to alpha 12 multiplied by 10 power minus 6 multiplied by L0 will 1.2 multiplied by 10 power 6। डेल T1 is minus 10 केल्विन 18 डिग्री सी है। तो मैंने आपको बताया माइनस 10 डिग्री सी को हम माइनस 10 केल्विन भी लिख सकते हैं, और 15 डिग्री सी को हम 15 केल्विन भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का ईच डिवीजन एक दूसरे के बराबर होता है। तो इनको 10 पावर 6 और 10 पावर माइनस 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 12 को 1.2 से मल्टीप्लाई बाय 10 हम ज़रब देंगे। सो इट विल गिव डेल L1 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर माइनस है, और इससे 144 मीटर। So in winter the length of the railway line will contract by this much। अब डेल L2 को हम फाइंड आउट करेंगे। डेल L2 will be equal to अल्फा N0 डेल T2, सिर्फ डेल T2 चेंज हो जाएगा। सो डेल L2 will be equal to अल्फा 12 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय L0 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6। डेल T2 here is 15 केल्विन 15। अब यहाँ पर वंस अगेन दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हम इन तीनों को ज़रब देंगे। सो डेल L2 विल बी इक्वल टू 216 मीटर। बाय दिस मच द रेलवे लाइन विल एक्सपेंड इन समर। क्वेश्चन नंबर 4 इज द वॉल्यूम ऑफ अ ब्रास बॉल इज 800 सेंटीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सी। फाइंड आउट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द बॉल इफ द टेम्परेचर राइज टू 50 डिग्री सी। इंतहाई इजी क्वेश्चन है। एक ब्रास बॉल है, उसका वॉल्यूम दिया गया है 800 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इस टेम्परेचर पर 20 डिग्री सी पर अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाकर 52 डिग्री सी पर ले आए तो इसके वॉल्यूम में कितना इजाफा होगा। इंतहाई इजी क्वेश्चन है। ओरिजिनल वॉल्यूम हमें दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब में, हम इसको मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे पास फिर आंसर आएगा मीटर क्यूब में, और हम इसे सेंटीमीटर क्यूब में भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन में अदर वैल्यूज नहीं है जो मीटर में दिए गए हो, सिर्फ टेम्परेचर की वैल्यूज है, दूसरे वैल्यूज नहीं। इसी वजह से हम इसको सेंटीमीटर क्यूब ही में सॉल्व करते हैं और आंसर हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। तो गामा की वैल्यू दी गई है और चेंज इन टेम्परेचर वो हम फाइंड आउट करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सी T1,
फाइनल टेम्परेचर T2 52 डिग्री सी, तो चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 विल 52 माइनस 20 विल इक्वल टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चेंज इन वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। चेंज इन वॉल्यूम डेल V इज इक्वल टू गामा V नॉट डेल T, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। डेल V विल बी इक्वल टू गामा 57 क्रॉस 10 पावर माइनस 6, V नॉट is 800 multiplied by del T will be equal to 32। अब हम इन तीनों को जब ज़रब देते हैं हम, तो इससे जो वैल्यू आती है वो 1459 200 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने आपको बताया वैल्यू आएगी सेंटीमीटर क्यूब में, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखें डेल V इज इक्वल टू यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, हम पॉइंट को 6 डिजिट्स यहाँ पर लेंगे। सो 1459 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 पॉजिटिव आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 यहाँ पर ऑलरेडी है सेंटीमीटर क्यूब। मैंने आपको बताया जब हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। सो यहाँ पर आप देखें डेल V विल बी इक्वल टू 1.549, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर 10 पावर 0 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो द फाइनल आंसर इज डेल V इज इक्वल टू 1.459 centimeter cube. By this much the volume of the brass ball will expand if we increase the temperature from 20 degrees C to 52 degrees C. Question number 5 is, what is the specific heat of a substance if 135 kilojoule of heat is needed to rise 4.1 kg of the metal from 18 degrees C to 37.2 degrees C? अगर हमारे पास एक मेटल है उसका 4.1 kg मास है, उसके टेम्परेचर को हम 18 डिग्री सी से 37.2 डिग्री सी तक बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए इतना हीट रिक्वायर्ड है, 135 किलो जूल ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। तो इस मेटल का स्पेसिफिक हीट कितना होगा पर केजी? अगर हम इसका टेम्परेचर 1 किलो तक बढ़ाना चाहे तो उसके लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? तो उसके लिए गिवन डेटा क्या है? हीट नीडेड हमें दिया गया है 135 किलो जूल, मास भी दिया गया है, चेंज इन टेम्परेचर final minus initial, this is T1, this is T2, T2 minus T1 will be change in temperature 37.2 minus 18 19.2 डिग्री C। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू C ये हमें फाइंड आउट करनी है। C की वैल्यू C इज इक्वल टू डेल Q डिवाइड बाई M डेल T। स्पेसिफिक हीट के टॉपिक में मैंने आपको ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखा था, C विल बी इक्वल टू डेल Q 135, लेकिन ये किलो जूल में है, किलो। हम इसको किलो इज 1 2 3000, हम इसको 1000 से ज़रब देंगे तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड जूल है। M इज 4.1 मल्टीप्लाई बाय डेल T इज 19.2 डिग्री C, 19.2। अब हम इन दोनों को ज़रब देंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो द वैल्यू ऑफ C स्पेसिफिक हीट विल बी इक्वल टू 1714.5 जूल पर केजी पर केल्विन। 4.1 kg मास को अगर हम 18 से 37.2 डिग्री सी तक बढ़ाना चाहे इसके टेम्परेचर को, तो उसके लिए इतना हीट रिक्वायर्ड है। तो अगर हम इसका 1 kg ले लें और इसके टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाना चाहे तो उसके लिए 1714.5 जूल्स हीट रिक्वायर्ड होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, how much heat is required to melt 23.50 kg of silver that is initially at 25 degree C? Specific heat of silver is given and also latent heat of fusion for silver is given. Given data हमें जो दिए गए हैं वो है mass of the silver 23.50 kg, initial temperature T1 25 डिग्री C है, फाइनल टेम्परेचर इसका क्या होगा? तो जब हम इसे मेल्ट करना चाहे तो फाइनल टेम्परेचर इसका होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर आपकी किताब में एक टेबल दिए गए है, उसमें वैल्यूज दी गई है मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स भी। तो वहाँ से अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देख ले तो सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट 961 डिग्री C है, तो ये फाइनल टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर ये सिल्वर मेल्ट होगा। हमें क्या, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट सिल्वर, मेल्ट इसको मेल्ट करने के लिए तो हमें इसका
ये मेल्टिंग पॉइंट दरकार होगा। तो ये T2 961 है फाइनल टेम्परेचर। नाउ द टेम्परेचर डिफरेंस इज द चेंज इन टेम्परेचर इज T2 minus T1, 961 minus 25, 936 डिग्री C। दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। हमें क्या मालूम करना है? हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट, डेल क्यू, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट। इसी तरह से हमें एक एग्जांपल भी सॉल्व किया था, हमें यहाँ पर दो हीट फाइंड आउट करने को। नंबर 1, द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सिल्वर फ्रॉम 25 डिग्री C टू 961 डिग्री C। सबसे पहले हमें ये हीट फाइंड आउट करना है कि हमने इसको कितना हीट दिया है, इसके टेम्परेचर को 25 डिग्री C से 961 डिग्री C तक बढ़ाने के लिए। यहाँ पर भी हीट रिक्वायर्ड होगा, पहले हम वो हीट फाइंड आउट करेंगे। फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो आपको मालूम है कि हम इसके चेंज ऑफ फेज, हम इसको सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी हीट रिक्वायर्ड होगी, उसके लिए भी वो हीट भी हम फाइंड आउट करेंगे। फिर दोनों हीट को हम ऐड करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूं हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सिल्वर from 25 डिग्री C to 961 डिग्री C। डेल Q1 से मैंने इसको जाहिर किया, वो बराबर होगा Cm डेल T के, क्योंकि C बराबर है डेल Q डिवाइड बाई M डेल T। M डेल T से हम दोनों तरफ को ज़रब देंगे तो इस तरह का इक्वेशन आएगा। नाउ डेल Q1 ये हीट इज इक्वल टू C की वैल्यू मैंने लिखी है 230 मल्टीप्लाई बाई M की वैल्यू 23.50 और डेल टी की वैल्यू 936 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। इन तीनों को हम ज़रब देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो डेल Q1 की वैल्यू आएगी। तो जब हम इनको ज़रब देते हैं तो वो 51, 94, 205 जूल्स, ये इतना हीट रिक्वायर्ड है टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सिल्वर फ्रॉम 25 डिग्री C टू 961 डिग्री C टू मेल्टिंग पॉइंट। अब इसके बाद ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। इस दौरान टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये हीट को ऑब्जर्व करेगा फेज चेंज के लिए, विच इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए मैं है हीट रिक्वायर्ड, मैं लिखता हूं हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ सिल्वर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसके मेल्टिंग पॉइंट पर वो कितना है, तो वो डेल Q2 से मैं इसको जाहिर करता हूं MLF, इसके लिए इक्वेशन है MLF। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आप देखें तो M 23.50 और LF इज 8.82 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4। सो डेल Q2 विल बी इक्वल टू 23.50 को मैं 8.82 से ज़रब दूंगा, फिर 10 पावर 4 इज 10,000, 10 पावर 4 इज 10,000, फिर मैं 10,000 को भी इनसे ज़रब दूंगा, तो ये सारा इन तीनों को मैं ज़रब दूंगा। तो जब मैं इनको ज़रब देता हूं तो इनसे आंसर आएगा 2700 जूल्स। नाउ दिस मच हीट इज रिक्वायर्ड to change the phase of silver from solid state to liquid state। तो अब total heat required to melt the silver from 25 डिग्री C, यहाँ से लेकर इसको completely melt करने तक जो total heat required है वो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। Now total heat required, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम उन दोनों को जमा कर रहे हैं। डेल्टा Q1 the value of delta Q1 is this and delta Q2 is this। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी the amount of heat required to melt silver from 25 डिग्री C completely। Now जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं सो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। फिर मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हैं, पॉइंट यहाँ पर है, हम पॉइंट को लेंगे 6 डिजिट्स इधर 1 2 3 4 5 6, सो 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 जूल। इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं।